मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। अभी हमने 2 दिन पहले 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती मनाई। उसमें सभी नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। सब लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई। क्या आज हम वर्तमान में उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं, या फिर हम प्रत्येक जो हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो कबीरदास जी हों, रविदास जी हों, गुरु नानक हों या गौतम बुद्ध हों, हम सभी की जयंती मनाते हैं? या हम सिर्फ जयंती मनाने के लिए जयंती मनाते हैं, या हम सच में उनके अनुयायी हैं, या हम अपने भारत को गौतम बुद्ध के कदमों पर चलते हुए देखना चाहते हैं, या रविदास जी के कदमों पर चलते हुए देखना चाहते हैं? ये जो संत थे, वो पाखंडवाद के पूरी तरह से खिलाफ थे। उन्होंने पूरे जन्म पाखंडवाद के खिलाफ ही अपना बीड़ा उठाया और लोगों को जगाया। लेकिन हम सिर्फ जयंती मनाने से क्या हम उनको वो सम्मान दे पा रहे हैं जो, या उस राष्ट्र का निर्माण कर पा रहे हैं जिसका सपना इन संतों ने देखा? उनके बारे में आपका क्या मानना है? आप बताइए। ये पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता हमारे समाज में ये आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से हैं। और इनको मिटाने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए साधु संत महात्माओं ने बहुत जोर लगाया है। बहुत राजाओं ने भी बहुत जोर लगाया है। नेताओं ने भी अपने प्रयास अपने स्तर से करे हैं। कुछ कुरीतियाँ मिटी भी हैं, जैसे कि बाल प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब कुरीतियों का विरोध हुआ और ये समाप्त भी हुई है। परंतु आज भी समाज में इतनी कुरीतियां हैं कि उनका अंत होना बहुत जरूरी है। और इन सब कुरीति और इन कुरीतियों को हमने धर्म से जोड़ लिया है। अगर हम और ये जोड़ा किसने है, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। क्योंकि छूट क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि ये धर्म से जो जुड़ गई हैं। धर्म एक ऐसी चीज है कि धर्म को आदमी छोड़ना नहीं चाहता, तो वो कुरीति नहीं छोड़ना चाहता। और धर्म के पीछे कुरीति लगा कौन रहा है, इसकी जड़ में जाया जाए तो ये सब ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने इन कुरीतियों को हमारे पीछे बांध दिया है और हम उन कुरीतियों का टोकरा सिर पर रख के ढो रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं। ये सब कुरीति हमें गरीब बना रही है। अगर ये कुरीति हम खत्म कर दें तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छा आहार दे सकते हैं, उनका अच्छा लालन पालन कर सकते हैं, उनको अच्छा मकान बना कर दे सकते हैं। परंतु इन कुरीतियों के पीछे हम उनको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं आज। और इसका साक्षात प्रमाण है। एक संतों ने कहा है, अब आप ही लीपे आप ही पोते आप ही काढ़े होई, और ये दीवार क्या तुझको पोता देगी, तेरी अकल राम ने खोई। तो यही है, क्योंकि हम पत्थर की मूर्त को हम अपने आप बना रहे हैं, उसको आकार हम दे रहे हैं, उसका उसको स्थापित हम कर रहे हैं, तो वो कैसे भगवान हो सकता है? परंतु अंधविश्वास ने, सब लोगों ने उसको भगवान मान लिया है और भगवान के मान के उस पर अपना सब कुछ नौछावर करता जा रहा है। पाखंडवाद तो सभी सभी कम्युनिटियों में है, चाहे वो हमारा पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सभी में एक तरीके से ये व्याप्त है पाखंडवाद। उसमें भी कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी ने कहा था, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये हिंदुओं को ललकारा है, मुसलमानों को भी ललकारा है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, का चढ़ी ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये सब पाखंडवाद है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा वो सब अपने अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। और जब ये बाहर आ गया है, पहले आज से पहले ये बाहर नहीं था, आज ये सड़कों पर आ गया है।
और सड़कों पे लाने वाले कौन हैं? सड़कों पे लाने वाले हमारे ये नेता इसके बहुत बड़े भागीदार हैं। एक संवैधानिक पद पे अगर कोई व्यक्ति है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो धर्म को छोड़ दे, वो अपने कर्मकांड करे, परंतु वो अपने अंदर करे। उसको फ़ोटो खिंचवा के वायरल ना करे, उसको दुनिया को दिखावे ना। परंतु आज क्या हो रहा है, अगर एक नेता दीपक भी जलाता है तो उसका भी फ़ोटो वायरल हो रहा है। तो उसको संदेश पब्लिक में क्या जा रहा है? जो ये संदेश गया है, इससे पाखंडवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहीं न कहीं हमारे ये महापुरुष लगातार हमारे पूरे देश को चेताते रहे कि ये जो पाखंडवाद है वो हमारे समाज से दूर होना चाहिए, तभी हम तरक्की की राह चल सकते हैं। हमारे जो अम्बेडकर जी थे, उन्होंने भी लगातार इस पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने तो हिंदुत्व को भी ललकारा, लेकिन इस समय जो हमारी जो जनरेशन है, चाहे वो यंग जनरेशन है, वो भी बहुत खुश है देखा जाए तो। पूरी तरह से खुश है कि हम हिंदुत्व की एक स्थापना कर रहे हैं। तो हिंदुत्व अगर हमारा स्थापित हो जाता है, तो उसके क्या परिणाम मिलेंगे आपको? क्या मतलब उससे हमारा देश विकास होगा या फिर हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जाएँगे या फिर अगर हम इन चीज़ों को करते क्योंकि सवाल ये भी उठता है ना कि जैसे अगर हम हिंदुत्व के थोड़ा-सा खिलाफ बोलते हैं, तो लोगों का ये भी मानना है कि हम शायद मतलब मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं। लोग इस तरीके से भी सवाल उठाते हैं। आप मुस्लिमों पर एक सवाल नहीं पूछते हैं और आप हिंदुत्व जो हम एक बार को कहते हैं आप हिंदू हैं, फिर भी हिंदुत्व के क्यों खिलाफ हैं? क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखो, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी धर्म के नाम पे राष्ट्र बना है, उसका पतन हुआ है। क्या वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इन देशों का हाल देख लो। परंतु जो देश धर्मनिरपेक्ष हैं, सब लोग वहाँ समान रूप से रहते हैं, वे देश हमेशा तरक्की करते हैं। और रही बात इस चीज़ की कि धर्म, 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 लोग कहते हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, परंतु मैं कहता हूँ कि धर्म ही सिखाता है आपस में बैर करना। अगर धर्म ना होते तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। तो वर्तमान में आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये धर्म जो है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों पर इस तरीके से ये धर्म का जो है, पूरी तरह से हावी है? जैसे हाँ। अभी-अभी देखो आप ये देखेंगे जो हिजाब है, हम्म। इस समय पूरी तरह से हिजाब का जो मुद्दा है, पूरी तरह से गरमाया हुआ है और हिजाब पर है, लोग अपनी-अपनी रोटियाँ सेकने को तैयार हैं। क्या हमें मतलब दूसरे जो धर्म हैं, उस पर छेड़खानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो सही है या गलत है या ऐसी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, जब 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 राजनीति में साधु संतों का प्रवेश होगा, मुल्ला मौलवियों का प्रवेश होगा, तो वो वहाँ धर्म की लड़ाई हमेशा होगी। आज राजनीति में साधु संतों का हस्तक्षेप है, जबकि साधु संतों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। साधु संतों का तो ऐसा है ना, अब सिद्धार्थ थे। हम्म। अब वो उनके पास में राजपाट था पूरा। हम्म। उस राजपाट को छोड़ कर के हम्म। अगर देखा जाए तो वो पूरा छोड़ करके वनों में चले गए हम्म। और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में देखा जाए तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हम्म। उन्होंने राजपाट छोड़े। लेकिन आज जो वर्तमान में साधु संत हैं, जो अपने आप को साधु और संत और उनका जो वेशभूषा है पूरी तरह से उन्होंने संतों की पहन ली है। लेकिन वो कहीं न कहीं वनों को छोड़ कर के या अपने मंदिरों और मठों को छोड़ कर के लगातार राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या इनको फिर संत या फिर योगी या इस तरीके से इनको कहा जा सकता है? नहीं, ये जो ये इस अगर अगर एक कॉलेज एक एक स्टूडेंट अगर कॉलेज छोड़ दे देखा जाए तो, अगर तो फिर उसको क्या छात्र कहा जा सकता है? वो कैसे विद्यालय लेगा? ऐसी ये पूरी भीड़ चल रही है लगातार राजनीति की तरफ। आपको उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार देखा जाए कि अब हमारे गौतम बुद्ध हुए, चाहे हमारे कबीर दास जी हुए, रविदास जी हुए, इन्होंने मतलब वो कम खाकर भी इन्होंने ज्ञान पर ज्ञान प्राप्ति पर इनका फ़ोकस रहा पूरे जीवन भर। लेकिन यहाँ देखा जाए तो उल्टा चल रहा है। हर एक कोई 2 भाषण देता है और उसके बाद में धर्म पर बात करता है और तुरंत
राजनीति की तरफ जा बैठता है और धर्म संसद चल रही है। धर्म संसद में देखा जाए तो इस तरीके से बयानबाजी हो रही है जिससे हमारे देश में अराजकता फैले, हमारे देश में लड़ाई छिड़े, हमारे देश में जो अंदरूनी कलह बढ़े। क्या हम भाईचारे की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसी धर्म संसदों के माध्यम से, या फिर हम अपने देश में फूट डाल रहे हैं? ये क्या है कि इनको संतों को का बड़ा महत्व है, बड़ा सम्मान इनको पब्लिक देती है, और इन संतों को के माध्यम से ही ये नेता संसद तक पहुंचते हैं। और इनको थोड़ा सा लालच, संतों को आज संतों में भी लालच है, ऐशो आराम का, कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, जबकि संतों में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए थी। आपने कहा कि गौतम बुद्ध राजपाट छोड़ के वन को चले गए थे, परंतु आज संत वन को छोड़कर राजपाट में आ रहे हैं। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक पहले भी ऐसा ही होता था। पहले जो हमारे देश के सेठ हुआ करते थे, बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, जैसे टाटा है, डालमिया है, ये सरकार के साथ खड़े होते थे, परंतु आज के दौर में सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। बिल्कुल उल्टा हो गया, पब्लिक सरकार के साथ, सरकार उद्योगपतियों के साथ। अ, पहले उद्योगपति सरकार के साथ, सरकार पब्लिक के साथ। आज धारा उल्टी भैगी है, और जब धारा उल्टी भैगी है तो देश का शोषण गरीब आदमियों का होना लाजमी है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। देखा जाए इस विचार को तो मतलब आपने पलट कर रख दिया कि जब पुराने समय में देखा जाए कि जो राजनेताओं या सरकार के साथ में उद्योगपति खड़ा होता था। जैसे आपने बताया टाटा, डालमिया, इन लोगों ने देश को मिलकर बनाया और ये सरकार के साथ खड़े होते थे। लेकिन आज वर्तमान में आपका देखा जाए तो काफ़ी तर्कफुल विचार है कि आज जो सरकार है वो उद्योगपतियों के साथ में जाकर खड़ी हो रही है। और कहीं न कहीं इससे ये भी निकल के आता है अगर देखा जाए तो कि अगर जैसे हमारे जो उद्योगपति हैं, इस समय हमारे टॉप 10 जो वर्ल्ड के हैं, उसकी रैंकिंग में है। और एक डाटा ये भी निकल के आया है कि जो हमारे पूरे देश का जो धन है, वो कुछ ही 5% लोगों के पास है। तो उससे क्या हमारे देश का विकास हो सकता है, या वो धन का जो बँटवारा है या धन जो है, वो सभी लोगों में होना चाहिए, जिससे हमारी जो गरीबी है, वो हटे? देखो, इसके लिए हमेशा संघर्ष रहा है। पहले से लोग संघर्ष करते आए हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देश का कोई भी उद्योगपति अगर दुनिया के टॉप 10 में आता है तो ये उस देश का दुर्भाग्य है। एक विकसित देश का उद्योगपति टॉप 10 में आवे तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, परंतु एक विकासशील देश का उद्योगपति टॉप 10 में आता है तो ये उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। क्यों आपको कैसे ऐसे कैसे लगता है? क्योंकि विकासशील देश में इस तरह की है कि विकासशील देश में गरीब जनता ज़्यादा होती है, वो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, और विकास का पथ जब ही आगे बढ़ेगा जबकि हर आदमी उसकी हर आदमी की उसमें भागीदारी हो विकास में। किसी एक आदमी के अमीर बनने से, किसी एक आदमी के, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 10 आदमी है, 100 आदमी है, 100 आदमियों में तुमने 10 आदमियों को छिक का खाना खिला दिया, 90 को भूखा रख लिया, तो कैसे कह सकते हो क्योंकि हमारी पूरा देश सुरक्षित है, पूरा देश अन्न से खाना खा लिया। तो 10 आदमियों को तुम आगे बढ़ा के और बाकी को पीछे छोड़ के कैसे देश का विकास कर सकते हो? ये तो ये और हो रहा है, क्या पहले भी ऐसा होता था जैसे कि लोग भागते थे, विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, अभी ऋषि अग्रवाल पूरा धन लेकर के विदेश भाग गया। क्या सरकार की क्या नीति है, इनको पकड़ के क्यों नहीं लेके आ पा रही? वैसे तो क्या मतलब ऐसी दुविधाएँ उसको उत्पन्न हो पा रही है कि इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है और इन लोगों में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। ये हमारे देश का जो धन है, उसको लेके जाते जा रहे हैं और इसका असर हमारे आम नागरिक पर किस तरीके से पड़ता है? आपको कैसे लगता है? देखो, ये सरकार की नीयत का सवाल है। ये सरकार की नीयत कैसी है? पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, वे निजीकरण का राष्ट्रीयकरण करती थी, और आज की जो सरकार है, वो राष्ट्रीयकरण का निजीकरण कर रही है। तो ये सरकार की नीयत पे सवाल उठता है, क्योंकि सरकार की नीयत
साफ नहीं है। जो निजीकरण जो हो रहा है, जैसे रेलवे का निजीकरण, बंदरगाह निजीकरण कर दिया है, एलआईसी का निजीकरण कर दिया है, इसको भी प्राइवेट कर दिया है, और आपका भेल सेल इस तरह इनका निजीकरण होता है। उससे निजीकरण होने से आप क्या देखते हैं कि ये हमारे जो निजीकरण हो रहा है, इससे हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा या स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा? देखो, इससे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, देश के अंदर गरीबी, भूखमरी का आलम आएगा और इससे देश पिछड़ेगा। क्योंकि जब तक देश देश की किसी भी देश की रीढ़ उसका युवा होता है, और जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, युवा सड़कों पर भटकेगा, निजीकरण करके तुम उसको 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए की नौकरी दोगे, तो वो अपने परिवार को कैसे पाल सकता है? वो अपने बच्चों को आगे कैसे अच्छी शिक्षा दे सकता है? वो अपने बच्चों का कैसे स्वास्थ्य सही रख सकता है? एक तर्क जैसे गवर्नमेंट ये देती है कि हम निजीकरण इसलिए कर रहे हैं कि ये घाटे में है। लेकिन तर्क यहाँ पर ये उत्पन्न होता है, जब कोई चीज़ घाटे में है, तो व्यापारी हमेशा बिज़नेस माइंडेड होता है। वो सोचता है कि मुझे मुनाफ़ा कमाना है। जब कोई चीज़ घाटे में है, तो कोई भी व्यापारी वर्ग उस चीज़ को क्यों खरीदता है? मानो कोई जो घाटे में है, कभी भी व्यापारी वर्ग उसको खरीद ही नहीं सकता। तो कहीं न कहीं तो वो फ़ायदेमंद है, इसीलिए उस चीज़ को खरीदा जा रहा है। अगर ऐसा ना होता, तो फिर क्यों चीज़ों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है? इससे हमारा जो देश है, वो किस तरीके से पीछे रह सकता है? ये कैसे? और अच्छा, एक सवाल, जो लगातार ये जो पलायन कर ये ले लेके जो भाग रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं, सरकार इनको पकड़ के क्यों नहीं लेके आ पा रही है? सरकार पकड़ के तो इस वजह से नहीं ले पा रही है। तुम एक मोटे से तौर पे देखो कि जितने भी लोग भागे हैं, वे सब सेठ या उद्योगपति गुजरात के हैं। कभी उनमें से किसी का कोई महाराष्ट्र का नहीं है, कोई कर्नाटक का नहीं है, कोई तमिलनाडु का नहीं है। ये सब गुजरात में ही क्यों हो रहा है? तो यहाँ भी एक सरकार पे सक्की सुई खड़ी होती है, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र में 2 नेता हैं, वे खुद गुजरात के हैं। ये तो उन पे सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल लाना चाहते थे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। तो क्या ये गुजरात मॉडल जो लाना चाहते थे, मैं ये इस तरीके का गुजरात मॉडल लाना चाहते थे कि वहाँ से निकल के लोग विदेश भागें और वहाँ पर जाकर सेटल हो जाएँ, और उसको ये पकड़ रहे हैं। अभी तक एक इंसान को ये वापस नहीं ले पाए। ये तो सवाल बनता है, देखा जाए तो। नहीं, ये झूठ बोलने की एक इंतहा है। ये तो ब्लैक मनी भी विदेश से वापस लाने की बात करते थे। ये तो हर खाते में 15 लाख रुपए देने की भी बात करते थे। इस चीज़ को तो इन्होंने जुमला कह दिया। नहीं तो जुमला कह दिया, ये जब तो तक क्या मतलब देखा जाए, जुमला कह दिया। आप मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पत्रकारिता के रूप में नहीं है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इस पर हमारे जो विचार हैं, सिर्फ़ विचारकों का मंथन चल रहा है इस समय, और जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो बेहतर हो सकता है, इसके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही हैं, और ऐसी वीडियो और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको लगे कि मैं एक पत्रकार हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, वो आंसर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक विचारों का, क्योंकि आपको ट्रैप में फँसाया जा रहा है। आप ट्रैप देखेंगे कि 15 लाख आपके हर खाते में आएँगे, चुनाव जीत गए। तो 15 लाख आज के समय में किसी एक के खाते में 15 लाख नहीं आए। इन्होंने जुमला कह के बड़े आसानी से इस चीज़ को, अरे ये तो जुमला था, ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों में नहीं फँसना है। लगातार ये हमारा जो धन है, लगातार विदेशों में पहुँचाया जा रहा है। एक आदमी लेके भाग जाता है, उसको ये पकड़ के नहीं ला पाते। वैसे ये घर घर में घुसकर मारने की बात करते हैं। भाई पाकिस्तान में ही मारने की बात आप कर रहे हैं। ये लोग जो ये जो भाग रहे हैं धन धन ले लेकर, इनको पकड़ के क्यों नहीं ला पाते? अच्छा, ये बताइए, इसकी धन की जो पूर्ति है, ये कहाँ से करेंगे ये जो लोग लेकर चले गए? नहीं, ये तो आम पब्लिक का पैसा है। आम पब्लिक का पैसा लेके भाग गए। अब बैंक इनकी पूर्ति कहाँ से करेगा? बैंक पूर्ति करेगा कि वो तुम पैसा काटोगे तो तुमसे टैक्स लेगा, पैसा जमा करोगे तो तुमसे टैक्स लेगा, तुम्हारी ब्याज दरों में कटौती करेगा, जो तुम वहाँ से लोन उठाओगे उसको अपनी ब्याज दरों पे ज़्यादा करेगा, ये यहाँ से पूर्ति करेगा, ये सब तुम पे होगा। तो बैंकों का निजीकरण अगर यदि हो जाता है, और ये लोग ऐसे ही धन को लेके भागते रहे, तब क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर देखा जाए कि बैंकों का निजीकरण तो कर दिया, कई बैंकों का तो निजीकरण कर चुके हैं, ये एसबीआई का निजीकरण कर चुके हैं। तो अब बैंकों का निजीकरण कर दिया है और ये लोग धन लेके भाग रहे हैं, तो फिर
जो आम व्यक्ति है, क्या उसका जो ट्रस्ट है, क्या बैंकों पर बढ़ेगा या वहाँ से उसका भरोसा हटेगा उस पे से? देखो, ये जो निजीकरण होगा, तो ये आम पब्लिक के लिए पैसा जमा करने करने का ही एक माध्यम रह जाएगा। वहाँ से आम पब्लिक को कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई वहाँ से सुविधा आम लोगों को नहीं मिलेगी। आप पैसा जमा करेंगे, वो पैसा सीधा सेठों के पास चला जाएगा। आप पैसा जमा करेंगे, वो सीधा सेठों के पास चला जाएगा। आज से पहले जब राष्ट्रीयकृत बैंक थे, तो एक आम आदमी भी अपने लिए वहाँ से लोन उठा सकता था, पैसे निकाल सकता था, परंतु इनका निजीकरण होने के बाद ये किसी सेठ के निजी हाथों में की संपत्ति हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी कुछ भी लोन नहीं मिलेगा। ये निजीकरण करने से हमारा जो राष्ट्र है, कहीं न कहीं इस पर बहुत सवालिया निशान भी खड़े होते हैं इन नेताओं पर कि कैसे ये हमारे राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर देखो एजुकेशन की बात की जाती है, ये लोग जो इसलिए मुझे थोड़ा अंदर से काफ़ी उत्पन्न होता है कि इनकी एजुकेशन आप देखेंगे कि वो भी इनका ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ से पढ़े लिखे हैं। बीए कर ली कहीं से या फिर शायद उससे भी कम। कुछ लोग तो अपनी डिग्रियों को बताते तक नहीं। कुछ जो हैं हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे हैं, उनको ये अलग तरीके से साबित कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी विदेश से पढ़ा हुआ है, उसको पप्पू साबित कर दिया इन लोगों ने कि पप्पू है जी ये तो। ठीक है? और इस समय देखा जाए वर्तमान में जो अखिलेश हैं, वो भी पढ़े हुए हैं। जयंत चौधरी लंदन यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। लेकिन इन लोगों को कहीं न कहीं इन लोगों को जो पब्लिक है, एक आम जनता है, समझ नहीं पाती। जबकि ऐसे लोगों को अगर देखा जाए तो इनको अगर क्या संज्ञा दें इनको जिनकी एजुकेशन भी अभी शक के दायरे में है, उसको भी नहीं निकाल पाए। लोगों का ट्रस्ट इनकी तरफ बढ़ता है। तो कहीं न कहीं ये बहकावा है और ये जो आम जनता है, इसको बहकाया जा रहा है। लगातार शिक्षा पर चोट की जा रही है। लगातार बच्चों को स्कूल कॉलेजों से रोका जा रहा है। इतनी छुट्टियाँ, कभी किसी की, कभी किसी की। अभी आपने देखा था कि रैलियों में भीड़ जा रही थी और स्कूल बंद थे। फिर इनको लगा इस सवाल पे ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी, तो इन्होंने क्या किया, स्कूल भी बंद कर दिए, फिर रैलियाँ भी बंद कर दी। ये अपने मन मुताबिक हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक प्रेस और मीडिया। अगर कहीं न कहीं हद तक देखा जाए, आज ये कहीं न कहीं जो स्वतंत्र और अलग-अलग होनी चाहिए थी, आज ये चारों चीज़ें इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है सरकार की, जिसके कारण आज हर एक चीज़ शक के दायरे में आती है। तो इस तरीके से जो देश संविधान से जो चलना चाहिए, वो कहीं न कहीं एक मनुवादियों के हिसाब से चलने लगा है। वो चाह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और ना कि इसको संवैधानिक जो हम कहते जो प्रस्तावना में पढ़ते थे कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हम पूरा संविधान पढ़ते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ से रहेगा? हम कैसे फिर उसमें अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो हम उसमें मुस्लिमों को कहाँ से जगह दे पाएँगे? उस हिंदू राष्ट्र में हम सिखों को कहाँ से जगह दे पाएँगे? हम हि इस हिंदू राष्ट्र में जो मूल निवासी हैं हमारे, जो आदिवासी हैं, उनको कहाँ जगह दे पाएँगे? जो हमारे यहाँ पर ईसाई हैं, उनको कहाँ जगह दे पाएँगे? तो यहाँ पर तो एक ऐसा हो जाएगा कि आप पर हिंदुत्व का एक ठप्पा लगा दिया जाएगा। जबकि हमें ऐसी चीज़ों में ना फँसकर हमें अपने राष्ट्र को जो विकासशील है, इसको विकास के विकसित देश की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर हम ऐसी चीज़ों में कहीं न कहीं ऐसी जो पुरानी एक विचारधारा थी, जो हमारे देश को सपेरा का देश बोला जाता था। आज हमने कहीं न कहीं उस चीज़ से मुक्ति पाई थी। हमारे अम्बेडकर जी थे, इसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और उन्होंने कितना विज्ञान पर काम किया और आज हम विज्ञान पर ना काम करके पाखंडवाद पर काम कर रहे हैं। तो हमें विज्ञान से पीछे रखा जा रहा है। हमें विज्ञान चाहिए, ना कि ये और एक और कितना बड़ा सवाल पैदा होता है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, वो मंदिर मस्जिदों पर आंदोलन हो रहे हैं। शिक्षा पर आंदोलन नहीं हो रहे। शिक्षा के शिक्षा के संस्थान अच्छे खुलवाइए। उनमें बच्चे पढ़ें, हमारे कॉलेज से यहाँ से आईआईटीएन्स निकलें, अच्छे डॉक्टर्स निकलें, जो ज़रूरत है। कोरोना के समय पर कौन काम में आया था? आपके कौन काम में आया था? कहीं पाखंडवाद काम में आया था या डॉक्टर्स काम में आए थे? तो इस तरीके से जो पाखंडवाद है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सचेत हों। आपको कड़वा लग सकता है, आप इसके विरोध में भी जा सकते हैं, लेकिन सचेत हों, एक बार बैठकर सोचें
कि हमारा जो देश है वो किस तरफ बढ़ रहा है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी ऐसे विचारों के साथ में आपके साथ जुड़ा रहूंगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। कैमरामैन पंकज के साथ